जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे पॉलिटी की। तो पॉलिटी में हम रेगुलर जो क्लासेस ले रहे हैं उसमें राष्ट्रपति तक हमने कंसेप्ट को क्लियर कर लिया है और उपराष्ट्रपति पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं ये कॉमन क्लासेस हैं, यानी कि सभी एग्जाम्स में, चाहे आप यूपीएससी से लेकर नीचे 10+2 लेवल तक का एग्जाम दें आप, उनमें से किसी भी एग्जाम में के लिए ये कॉमन है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो यूपी टेट या सुपर टेट वाले हैं वो भी घबराए नहीं, उनके लिए भी ये उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से अदर एग्जाम में काम करेगा, क्योंकि पॉलिटी या संविधान जो है वो एक ही संविधान है, हमारा एक ही देश का संविधान है और इनसे आने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहीं से ही ऐसे ही क्रिएट होंगे। तो जैसे आरजू गौतम का कमेंट था कि ईवीएस की क्लास सर शुरू कर दीजिए, तो ईवीएस की क्लास हम शुरू करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था। वो क्लास हम शुरू करेंगे ऐसे क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में कि हम क्वेश्चन आंसर्स को लेकर प्रैक्टिस करेंगे प्रॉपर। एक से 1.5 घंटा जो है क्लासेस हमारी उसी पर ही चलेगी, लेकिन वो तब अच्छा लगेगा जब हमारा डिस्कशन लाइव चल रहा हो, अच्छे से चल रहा हो, और वो तभी हो पाएगा जब 1000 सब्सक्राइबर्स हो पाएंगे। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, ये तो एक वैसे सब्जेक्ट हो जाते हैं जो कॉमन है, जो सभी एग्जाम में आएंगे। क्या आपके एग्जाम में यूपी टेट में, सुपर टेट में आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, जैसे कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, मूल अधिकारों से कई सारे क्वेश्चन, राष्ट्रपति से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं ऐसे ही एक तरीके से उसी रूप वे में लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो उसका क्वेश्चन आप क्या कर सके, हैंडल कर सके। तो ऐसी ज्योग्राफी के लिए भी डिमांड कई बार आई है। तो यहाँ पे मैं वही कहूँगा कि ये सारी क्लासेस शुरू होंगी, धीरे धीरे शुरू होंगी, जब एक नंबर ऑफ व्यूअर्स एक तरीके से बढ़ें, धीरे धीरे बढ़ें और सब्सक्रिप्शन बढ़े 1000 से ऊपर हो, ताकि एक एग्ज़ाम या क्लास देने में जो है थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि एक लाइव डिस्कशन हो, लाइव क्लासेस तब हम चलाएंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा कि आपके जो डाउट्स होंगे वो बिल्कुल सीधे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी चीज़ों को जो है लेकर चलने में तभी मजा आएगा जब लाइव आपके कमेंट्स आते रहेंगे। तो घबराइए नहीं, यहाँ से भी आपके एग्जाम में ईवीएस का ही ये भी पोर्शन है, एक हिस्सा। अगर आप अपने यूपी टेट की दृष्टि से देखेंगे, जो यूपी टेट वाले हैं, सुपर टेट वाले हैं, तो इनके लिए ये यूपी टेट है। क्योंकि क्या आपने अगर सिलेबस देखा है अपना, तो सिलेबस में आपने ये देखा होगा कि आपके संविधान है, चाहे वो यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, संविधान को अच्छे से जिक्र किया हुआ है। तो संविधान ही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, और उसमें रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे घबराने वाली बात नहीं है कि ये आपके लिए नहीं चल रहा है। ये सभी के लिए जो एक कॉमन सब्जेक्ट है, ये सभी एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो एजुकेशन एग्जाम से रिलेटेड हो, टीचर्स से रिलेटेड हो, या फिर पुलिस फोर्स से रिलेटेड हो, या आर्मी से रिलेटेड हो, या फिर लोक सेवा आयोग से रिलेटेड हो, किसी भी सिलेबस में आपको संविधान तो जरूर मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे कॉमन है और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम क्वेश्चन आंसर्स को लेकर करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। या फिर इसका अच्छा सा तरीका है, आप लास्ट ईयर का पेपर देखिए, उसमें आपको संविधान से जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनसे आपको क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा। और उसके साथ साथ सभी लोगों से मैं यही कहूँगा कि करंट अफेयर्स भी रेगुलर साथ में लेके चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और जो भी लोग देख रहे हैं, जिनकी भी डिमांड्स हैं, मैं धीरे धीरे फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूपी टेट वाले भी हैं, तो उनको आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, बताइए कि आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, ताकि 1000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन हो सकें और मैं लाइव आ सकूँ, और अदर जो सब्जेक्ट हैं वो भी आपके शुरू किए जा सके। तो चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं। बाकी जो भी डाउट्स हो आप लोगों को, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ताकि मैं अगली क्लास को रिकॉर्ड करने से पहले देख सकूं, तभी मैं उसका समाधान कर पाऊंगा। मैं कोशिश करता हूं कि 7 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे पॉलिटी और 12 बजे आपको हिस्ट्री मिल जाए। किसी वजह से ये छूट जाता है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जितना भी इस पर काम होता है वीडियो को लेकर, उसको क्रिएट करने से लेकर उसको पब्लिश करने तक, वो सब मैं ही करता हूँ। तो एक समय बीत जाता है, काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि सपोर्ट कीजिए। एक मैं वो टाइम पर जरूर देख लिया कीजिए, 9 बजे अगर अपलोड हो रही है तो 9 बजे सभी लोग अपना क्लास को कंप्लीट कीजिए। बाद में के लिए मत छोड़िए, क्योंकि बाद में अगर आपका कोई डाउट रहता है, कमेंट रहता है, तो अगले दिन का जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ उसी दिन, तो मुझे नहीं मिल पाएगा कि क्या है। तो आप सुबह दोपहर 3 बजे तक अगर आप सारी क्लासेस को देख के अपने कमेंट्स में डाउट्स डाल देंगे, तो मैं उसका निदान भी आसानी से कर पाऊंगा अगले दिन के वीडियो में। चलिए, नहीं तो अगर लाइव अगर हम आते हैं तो वो बात दूसरी हो जाती है कि लाइव आने पर, तो लाइव आने के लिए 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए, जो कि आप लोगों को ही करवाने हैं। चलिए, तो अब भारत के उपराष्ट्रपति की बात कर रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में, संविधान के अनुच्छेद
63 में किया गया है मुख्य रूप। किसमें कहा गया है? 63 में किया गया। 63 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसमें बताया गया है? उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। तो भारत में जो 63वें उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट आया है वो आया है किस देश से? आराम से एक शब्द को समझ रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से। कुछ नहीं छूटेगा, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक शब्द ऐसे हों जिनसे क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके कभी छूटे ही नहीं। आधिकारिक क्रम में देखें, आधिकारिक क्रम में देखें, आधिकारिक क्रम का मतलब क्या हो गया कि जो एक अधिकारी वर्ग होता है तो सर्वोच्च अधिकारी कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो जैसे कि आप लोगों ने तो हमेशा ये पढ़ा हुआ है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है या भारत का सर्वोच्च अधिकारी कौन है। अधिकारी कौन होता है? राज्य प्रमुख, राष्ट्रपति होता है। तो आधिकारिक क्रम में हम देखते हैं कि ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। ये पद क्या है? दूसरा सर्वोच्च पद है। तो सर्वोच्च पद कौन सा है? केवल सर्वोच्च, पहला सर्वोच्च पद कौन सा है? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च पद कौन सा है आधिकारिक क्रम में? उपराष्ट्रपति का। तो ऐसे प्रश्न कई बार बने हुए हैं, तो इसको भी आप लोग आराम से ध्यान रख सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कंसेप्ट 63 में बताया गया, जो हमने यूएसए से लिया है, और आधिकारिक क्रम के आधार पर यह दूसरे स्थान पर आता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होता है, इसका जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन का जो कंसेप्ट बताया गया है वो आर्टिकल 66 में बताया गया। जो अनुच्छेद है इसका, अनुच्छेद क्या है? 66 है। तो जो अनुच्छेद 66 में बताया गया है वो यही बताया गया है कि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है, बार बार मैं राष्ट्रपति बोल रहा हूँ क्योंकि कंसेप्चुअल एक जैसा ही है लगभग। तो जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी जो है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी शायद बताई है, पिछली क्लासेस जिन्होंने नहीं की है राष्ट्रपति की, उनसे मैं कहूँगा कि एक बार पीछे की देख लें, क्योंकि जिन्होंने राष्ट्रपति की पूरी क्लास की है उनको बहुत अच्छा समझ में आएगा ये उपराष्ट्रपति। इसको फिर कभी भूल ही नहीं पाओगे, और इसको ये समझ में भी आ गया तो फिर पिछला वाला अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, तो और वो राष्ट्रपति कभी नहीं भूलोगे। बस सारा गेम होता है समझने का। आप समझ रहे हैं, ईमानदारी से समझ रहे हैं, तो चीज़ें अपने आप ही याद रहेंगी। कि वीडियो को स्किप नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं भाग रहे हैं, एक एक शब्द को सुन रहे हैं, तो बड़ा मजा आएगा समझने में। आपको खुद फील होगा कि आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो निर्वाचन 66 में है किसका? उपराष्ट्रपति का, और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब मैंने आप लोगों को बताया था जब चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो उसको चुनने के लिए एक निर्वाचन मंडल का गठन किया जाएगा। किसका गठन किया जाएगा? एक निर्वाचक मंडल का। ठीक है, निर्वाचन मंडल का। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो हम देख लेते हैं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होता है, राष्ट्रपति को चुनता है, उसी तरीके से किसका निर्वाचक मंडल होगा? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल में कौन कौन लोग शामिल होंगे? तो इसमें केवल संसद के सदस्य शामिल होंगे। ठीक है, संसद के सदस्य। संसद में कौन कौन से, कहाँ के सदस्य होंगे? सीधी सी बात है, लोकसभा के और फिर आपके राज्य सभा के सदस्य होंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ के सदस्य, अब सदस्य जो हैं वो भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से होते हैं? एक निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत होते हैं। तो यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें दोनों ही शामिल होंगे। क्या होंगे? दोनों शामिल होंगे। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जबकि हम क्या देखते हैं यहाँ पे, अगर राष्ट्रपति का आप देखेंगे तो राष्ट्रपति में क्या होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, उसमें कौन कौन शामिल होता है? उसमें आपका संसद का निर्वाचित सदस्य शामिल होता है, केवल संसद का निर्वाचित सदस्य शामिल होता है या नहीं होता है? अब इसके बाद जो यूटीज़ हैं हमारी, मेनली दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जो विधानसभा है यहाँ पर निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ऐसी जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधानसभाएं हैं, ठीक है, इनके भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कौन होते हैं? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब यहाँ इसमें और इसमें डिफरेंस देखिए, इसके निर्वाचक मंडल में उसके निर्वाचक मंडल में डिफरेंस देखिए, यहीं पर समझ में आ जाएगा। जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसमें संसद के सदस्य तो है ही हैं और खास तौर पर निर्वाचित है, मनोनीत का जिक्र नहीं है कहीं भी। लेकिन उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये दोनों सेक्शन नहीं है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों की विधानसभाएं नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभा
राज्य विधानसभाएं या संघ शासित प्रदेश विधानसभाएं क्या होती हैं? शामिल नहीं होती, शामिल नहीं होती। तो इस चीज को हम यहाँ पर देखते हैं कि जो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है किसको? उपराष्ट्रपति को। और यहाँ पर निर्वाचक मंडल होगा, और निर्वाचक मंडल कौन शामिल होंगे उसके चुनाव में? संसद के सदस्य ही शामिल होंगे, लोकसभा और राज्यसभा के संसद सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। इसी प्रकार राज्य विधानसभा या यूटी के सदस्य शामिल नहीं होंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव के जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें हम ये सारी चीजें देखते हैं। क्लियर है? तो बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, दिमाग में एकदम फिट हो गई होगी, बहुत ही अच्छे से फिट हो गई होगी। लेकिन ये जो कंसेप्ट है ये 1961 के बाद आया। उपराष्ट्रपति को चुनने का जो ये कंसेप्ट है ये 1961 के बाद आया। 1961 से पहले कैसे चुना जाता था? जो निर्वाचन होता था वो मूल रूप से या मूल संविधान में जो दिया गया है, मूल संविधान की अगर हम बात करें, मूल संविधान में क्या कहा गया है? मूल संविधान में इसके निर्वाचन को ये कहा गया है कि जो संसद के जो सदन हैं दो, कौन कौन से? एक लोकसभा है हमारी निम्न सदन, और एक राज्यसभा है जो उच्च सदन है। समझे बात को? ठीक है, आराम से चल रहे हैं, प्यार से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बस कॉन्सेंट्रेट होकर समझते रहिए। लोकसभा और राज्यसभा है, समझे? तो मूल संविधान लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुलाया जाएगा। मूल संविधान में बोला गया, क्या बोला गया था कि संयुक्त बैठक, किनकी? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक के द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। किसको चुना जाएगा? उपराष्ट्रपति को चुना जाएगा। लेकिन ये प्रक्रिया काफी बड़ी, लेंदी और बोझिल हुआ करती थी। तो इस वजह से क्या किया गया कि संविधान में संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन किया गया? 11वां संशोधन अधिनियम लाया गया, संविधान संशोधन अधिनियम 1961 लाया गया। कौन सा लाया गया? 1961 लाया गया। जब 11वां संशोधन अधिनियम 1961 को लाया गया तो इसमें क्या कर दिया गया? इसमें इस कंसेप्ट को इसमें शामिल कर दिया गया। संविधान में कैसे होता था? मूल संविधान में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती थी और फिर उपराष्ट्रपति का चयन किया जाता था। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा कंसेप्ट और एक बार दोहरा लेते हैं। हालांकि राष्ट्रपति वाले कंसेप्ट में हमने किया है कि संयुक्त राष्ट्र को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलावा भेजता है। किससे परामर्श करके? परामर्श करता है लोकसभा के अध्यक्ष से, और उस समय के वर्तमान, या वो तत्कालीन कहा जा सकता है, वर्तमान जो सभापति हैं उनसे परामर्श करके संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक का कंसेप्ट संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? 108 में। 108 जो अनुच्छेद है उसमें इस चीज को समझाया गया है। तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, बुलाया जाता है, और इस बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? अगर हम अध्यक्षता की बात करें, क्वेश्चन कई बार पुट अप होता है, तो जिनको नहीं पता है वो नोट डाउन कर सकते हैं अलग से एक साइड में कॉलम बनाकर। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो यहां तक हम देखते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं शुरू से, कि 63 जो बताता है क्या? राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति हैं उनके कंसेप्ट में बताता है। किनके कंसेप्ट में बताता है? उपराष्ट्रपति के कंसेप्ट में ये बताता है कि 63 में क्या कहा गया है? 63 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। जो कहाँ से लिया गया है प्रावधान उपराष्ट्रपति का? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया, यूएसए से लिया गया। आधिकारिक क्रम पर ये दूसरे पद पर आता है। उपराष्ट्रपति या इसका जो निर्वाचन मंडल है या निर्वाचन जो होता है वो 66वें अनुच्छेद में बताया गया है। और निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होगा तो निर्वाचक मंडल होगा, और निर्वाचक मंडल कौन होते हैं? संसद के सदस्य होते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। लेकिन इसमें शामिल नहीं होते राज्य विधानसभाओं या विधान परिषदों, या कहा जाए यूनियन टेरिटरीज के जो विधानसभाएं हैं वो शामिल नहीं होंगे। फिर मूल संविधान में जो था ये प्रक्रिया नहीं थी। मूल संविधान में था कि संयुक्त बैठक बुलाई जाए दोनों सदनों की और उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाए। लेकिन 11वां संविधान संशोधन 1961 के द्वारा क्या कर दिया गया? इस कंसेप्ट को हटाकर ये वाला कंसेप्ट, निर्वाचक मंडल वाला कंसेप्ट इसमें ऐड कर दिया गया। उपराष्ट्रपति को ऐसे चुना जाएगा। क्लियर है? तो अब हम देखते हैं कि जो संसद का कंसेप्ट है, यानी कि जो संसद है, हम राष्ट्रपति के मामले में देखते हैं कि राज्यों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के मामले में केवल संसद को शामिल किया जाता है। ऐसा क्यों? तो इस बात पर संविधान सभा में व्याख्या करते हुए प्रारूप समिति के अध्यक्ष
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस चीज की व्याख्या इस तरह से की, उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रपति होता है, अगर राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो होता है वो राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख होता है, राज्य का प्रमुख कह दें या फिर राष्ट्र का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसके ऊपर राज्यों के साथ साथ केंद्रीय व्यवस्था को भी चलाने का एक तरीके से कहा जा सकता है भार होता है। लेकिन इसके इसी वजह से क्या होता है कि जब वहां पे हम राष्ट्र का प्रमुख को चुन रहे हैं तो राज्यों की भी उसमें सहभागिता होनी चाहिए, यानी कि जो पूरा देश है उस पूरे देश के हर एक व्यक्ति की सहभागिता उसमें सुनिश्चित होनी चाहिए। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होता है उसका कार्य केवल इतना मुख्य रूप से देखा जाता है कि वो राज्यसभा का सभापति होता है। अधिकांश मामलों में क्या होता है, वो राज्यसभा का सभापति रहकर ही काम करता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, राष्ट्रपति की, तो वह एक पूरे देश के प्रमुख के रूप में काम करता है, उसी के नाम से ही देश के शासन के सभी कार्य संपन्न किए जाते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति जो है मुख्यतः सभापति के रूप में ही काम करता है। एक विरल ही ऐसे मामले होते हैं जिनमें उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, विरल ही ऐसे मामले देखे जाते हैं। तो इस वजह से जो है क्या किया गया कि उपराष्ट्रपति को केवल संसद तक ही सीमित रखा गया कि वही संसद के सदस्य ही उनको चुन ले, वहीं से काम हो जाएगा। नहीं तो क्या हो कि एक बार राष्ट्रपति को चुनने के लिए पूरे एमएलएस को ले आया गया, चुनाव करवाए गए, वोट डलवाए गए, फिर एक बार उपराष्ट्रपति को। हालांकि उपराष्ट्रपति का रोल इतना खास नहीं है, तो इस वजह से केवल संसद तक ही इस बात को सीमित रखा गया। तो यहां तक मैं समझता हूं कि चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से क्लियरिफाई हुई होगी, एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आया थम्स अप कर दीजिए और शेयर कर दीजिए जल्दी से अपने दोस्तों के बीच में। अब इसके साथ ही अगर देखा जाए कि जो निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, सिंपल वही चीजें हैं जो राष्ट्रपति के साथ है। तो राष्ट्रपति में भी वही निर्वाचन प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति में भी वही निर्वाचन प्रक्रिया को फॉलो किया गया है जो निर्वाचन प्रक्रिया को किसमें, राष्ट्रपति के मामले में फॉलो किया गया है। तो मैं पूरी प्रक्रिया को नहीं बताऊंगा कि वोट वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, कोटा कैसे निर्धारित किया जाएगा, प्रेफरेंशियल वोटिंग कैसे की जाएगी, है ना, क्योंकि वो सब मैं आप लोगों को राष्ट्रपति वाले चैप्टर में बता चुका हूं। तो वहां से आप चीजों को बड़े आराम से कर सकते हैं। मैं बार बार यही कहूंगा कि जिनको जानना है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा तो वो एक बार देख लें कहाँ, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो, ठीक है। तो एक बार निर्वाचन प्रक्रिया को मैं नॉर्मली आपको बता देता हूं कि निर्वाचन प्रक्रिया भी बस इसमें क्या होगा कि राज्यों की जो एमएलए हैं उनका वोट वैल्यू नहीं निकाल जाएगा, वोट वैल्यू जो है यहीं से निकाला जाएगा, लोकसभा के सदस्यों का फिर राज्यसभा के सदस्यों का वोट वैल्यू निकाला जाएगा। तो बराबर बराबर संख्या आ जाती है, फिर उसके बाद कोटा निर्धारित करके कर लिया जाता है। तो समान कैसे होता है, किसके समान होता है, राष्ट्रपति के समान होगा। कैसे होगा, राष्ट्रपति के बिल्कुल समान होता है, लगभग राष्ट्रपति के समान ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के आधार पर, ठीक है। और एकल हस्तांतरणीय, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के आधार पर, ठीक है। जैसा कि मैंने राष्ट्रपति के बताया था कि वोट क्या होते हैं, आपका वोट अगर किसी को कम मिला है, जिस सेक्शन को दिया है वो बाहर हो जाएगा, फिर अगले को चला जाएगा, उस तरीके से एकल हस्तांतरणीय मत के आधार पर किया जाएगा। और कैसे वोट डलते हैं, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। कैसे होता है, गुप्त मतदान, ठीक है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है। किसी को नहीं पता होता है कौन किसको वोट डाल रहा है, बाद में गिनती के समय हम देखते हैं कि वोट डाले गए हैं, किस किस को वोट डाले, लेकिन वहां भी नहीं पता चलेगा ना किसको किसने डाला है। तो एक तरीके से ये देखे जाते हैं ना, बैलेट पेपर में कोई चिन्ह विन्ह नहीं बनाया जाएगा, है ना। पेपर में बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि ओम बना देते हैं या कोई नंबर लिख देते हैं या कुछ जो संख्या है या फिर किसी तरीके का निशान लगा देते हैं कि भाई ये मेरी कॉपी है ना। लेकिन ऐसी जो है, जैसे कि मना होता है कि आप कोई निशान वगैरह नहीं लगाएंगे, तो उसी तरीके से बैलेट पेपर पर भी कोई निशान लगाना मना होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो। तो राष्ट्रपति के समान ही होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान के आधार पर होता है। तो अगर देखा जाए तो अभी तक
जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वोट राष्ट्रपति कौन से बने थे, जिनको सबसे ज़्यादा वोट अभी तक रिकॉर्ड मिला हुआ है, तो दूसरी बार जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खड़े हुए थे तो रिकॉर्ड वोट उनको मिला था सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से 99.3% वोट जो है किसको मिला था, राष्ट्रपति जी को मिला था, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो दूसरी बार खड़े हुए थे। तो इसी तरीके से ऐसे कौन उपराष्ट्रपति ही बने जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, तो वो बने थे के आर नारायणन। के आर नारायणन, जो के आर नारायणन हैं ये बने थे 1992 में। 1992 में वोट हुआ था इनका। इलेक्शन कब हुआ था, कब चुने गए थे ये, 1992 में बने थे, और उस समय इनको 700 वोट मिले थे। लेकिन इनके जो अपोजिट खड़े थे, इनके अपोजिट खड़े थे काका जोगिंदर सिंह। कौन खड़े थे इनके अपोजिट, इनके अपोजिट खड़े थे काका जोगिंदर सिंह। ये काफ़ी आश्चर्य वाली बात है कि इनको जो है केवल एक वोट मिला था। तो यानी कह सकते हैं कि 99% वोट तो इनको भी मिले यहाँ पर। तो के आर नारायणन 1992 में एक ऐसे उपराष्ट्रपति रहे कि इनको सबसे ज़्यादा वोट अभी तक के इतिहास में मिले हैं, और जो काका जोगिंदर सिंह को केवल एक वोट मिला था इस प्रक्रिया में, इसमें। तो ये हार गए थे एक तरीके से, और इनकी भी जमानत एक जब्त हो गई थी, है ना। जमानत जब तो 1% वोट है, बताओ, तो जमानत तो जब्त होनी ही है। क्लियर। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है इसकी पदावधि क्या होती है। तो ये देख लिया आपने, निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, कौन लोग चुनेंगे इनको, ये सारी चीज़ों को हमने समझ लिया। कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, अपना डाउट जो है कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि चीज़ें जो है बाद में क्लियर की जा सके। और मैं बार बार यही अनुरोध रहेगा, किसी वजह से क्लासेस डिले होती है, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि 9 बजे सुबह अपलोड हो जाए, और जिस दिन 9 बजे सुबह अपलोड हो जाए तो कृपया कर देख लें और डाउट अपने डाल दें। 3 बजे तक अपने सारे डाउट जो है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, ताकि मैं उन्हें पढ़ सकूँ, और अगली क्लास जब रिकॉर्ड करूँ उस दिन तो मैं आप लोगों के डाउट्स को ले सकूँ और आंसर दे सकूँ। चलिए, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कि नहीं मिल पाता है कोई डाउट, और ना ही मैं आंसर देने के उसमें रह पाता हूँ, क्योंकि फिर ढूंढने में मुश्किल होती है कि उस पर कौन सा कमेंट आया, उस पर कौन सा आया, तो ऐसे ढूंढ नहीं पाते हैं। तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है ना, बात कर लेते हैं किसकी, पदावधि की। उपराष्ट्रपति की पदावधि। तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि होती है वो क्या होती है, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक। कितनी होती है, जब उन्होंने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है तब से वह 5 वर्षों तक, तब से क्या, वह 5 वर्षों तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है अपनी पदावधि ग्रहण करने से, पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का, तो 5 वर्ष तक का कार्यकाल होता है। पदावधि अगर देखें तो उपराष्ट्रपति की जो पदावधि है वो पद ग्रहण करने से कितने वर्ष तक की होती है, 5 वर्ष तक की होती है। लेकिन अगर वह पद से हट सकता है, कैसे, त्याग पत्र दे दिया है उसने, ठीक है, क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देकर वह पद से हट सकता है। वो त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को त्याग पत्र। तो त्याग पत्र देकर भी वह पद से हट सकता है, या फिर अगर हम देखें तो वह अपना कार्यकाल पूर्ण करने तक, है ना, अपना कार्यकाल उसने पूर्ण किया और जब तक नया चुनकर नहीं आ जाता है तब तक वह पद पर बना रहता है। कार्यकाल, मान लिया कि कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, कार्यकाल पूर्ण होने वाला है, और कार्यकाल जैसे ही पूर्ण होने वाला है तो वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक नया उपराष्ट्रपति ना आ जाए। तो ये कोशिश की जाती है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या करवा लिया जाए, चुनाव करवा लिया जाए, ताकि जब कार्यकाल पूरा हो तो नया उपराष्ट्रपति जो है तब तक शपथ ले ले और अपने पद पर बैठ जाए। तो इस चीज को देखते हैं। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति होता है उसका पद पुनर्निर्वाचन के लिए भी होता है, पुनर्निर्वाचन के लिए भी योग्य होता है। यानी कि एक व्यक्ति जो है कितनी ही बार उपराष्ट्रपति बन सकता है। अभी तक हम देखते हैं कि 2 व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। एक तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और एक डॉक्टर हामिद अंसारी।
हामिद अंसारी। तो ये दो लोग ऐसे हुए हैं जो पुनः निर्वाचित हुए हैं उपराष्ट्रपति के पद पर। तो डॉक्टर राधाकृष्णन तो दोनों बार निर्विरोध चुने गए हैं, उनको जो है निर्विरोध बना दिया गया है। 1952 में, 1957 में बनाया गया उन्हें। एक बार तो 1952 में बने और एक बार 1957 में बने। इसी तरीके से ये एक बार वो 2007 में बने और एक बार 2012 में बने। तो ये दो लोग ऐसे हैं जिनको पुनर्निर्वाचन किया गया, यानी कि जो राष्ट्रपति, जैसे कि कितनी बार एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है हमारे यहाँ, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति भी कितनी ही बार हमारे यहाँ कोई एक व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है? तो अभी तक दो लोग ऐसे हुए हैं जो 2 बार बने हैं। क्लियर है? और उनके अलावा, इन दोनों के अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी के अलावा कोई और जो है 2 बार उपराष्ट्रपति नहीं बना है। लेकिन अगर हम राष्ट्रपति की बात करें तो केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही क्या बने हैं, 2 बार राष्ट्रपति बने हैं अभी तक, बाकी सब एक बार ही उनका टर्म रहा है। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि एक तो 5 वर्ष का कार्यकाल है इनका। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले चुनाव करवा लिए जाने चाहिए ताकि नया उपराष्ट्रपति आ जाए, और जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक वह कार्यकाल पर बैठे रहेंगे, अपने पद पर बैठे रहेंगे। पुनर्निर्वाचन का भी सुविधा है कि कोई 2 बार जो है बन सकता है, 2 से अधिक बार भी बन सकता है, कितनी बार बन सकता है। इसके अलावा अगर पद ग्रहण करने से पहले वह त्यागपत्र दे दें, किसको? राष्ट्रपति को। तो उपराष्ट्रपति किसको त्यागपत्र देगा? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। तो वह त्यागपत्र दे दे, तब क्या हो जाएगा कि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा तो पद से हट जाएगा, या फिर उन्हें पद से हटाया जा सकता है ना, कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व पद से हटाया जा सकता है। ठीक, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व क्या हो, पद से हटाया जा सकता है। तो जब पद से हटाया जा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व, तो पद से अगर हटाया जा रहा है, ठीक है, तो कैसे हटाया जाएगा? तो इनके लिए जो है महाभियोग अनिवार्य नहीं है। यह कहा जाए महाभियोग नहीं चलता है। जैसे राष्ट्रपति के लिए महाभियोग चलता है, यहाँ पे महाभियोग नहीं चलेगा। तो कैसे हटाया जाएगा? ये ऐसे हटाया जाएगा कि राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाएगा। क्या पारित किया जाएगा? संकल्प पारित किया जाएगा। संकल्प पारित किया गया और इस संकल्प में इस सदन का पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत होना चाहिए। पूर्ण बहुमत का मतलब क्या हो गया कि सदन के जितने भी सदस्य हैं वो सब एग्री हों कि अब जो है इन्हें उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं रहना चाहिए, इनको हटा दिया जाना चाहिए। कोई आधार नहीं बताया गया है संविधान में कि किस आधार पर इनको हटाया जा सके। ठीक है, जैसे कि महाभियोग चलाने के लिए राष्ट्रपति पर आधार क्या बताया गया? संविधान का अतिक्रमण। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति के मामले में कोई भी आधार नहीं बताया गया इस तरीके से। तो एक बनाया गया कि अगर ये भी संविधान का अतिक्रमण करते हैं या जो राज्यसभा का सही से संचालन नहीं कर पाते हैं तो इनको पद से हटाया जा सकता है, या अभद्र व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पर राज्यसभा का में जो संकल्प पारित करके सदन का पूर्ण बहुमत होना चाहिए राज्यसभा का। लेकिन इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले 14 दिन पूर्व का नोटिस इनको भी जारी किया जाता है। 14 दिन पूर्व नोटिस जारी किया जाता है। और इस चीज़ को नहीं समझाया गया कि कितने लोगों का हस्ताक्षर होना चाहिए नोटिस पर, लेकिन यह है कि जो भी नोटिस जारी किया जाता है उन्हें बताया जाता है, फिर संकल्प को लाया जाता है और वो संकल्प पारित हो जाए। कैसे? पूर्ण बहुमत से संकल्प पारित हो जाए तो वह पद से हटा दिए जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ राज्यसभा में तो संकल्प पारित हो ही हो, उसके साथ ही लोकसभा से जो है इस पर सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, लोकसभा से सहमति अनिवार्य है। ठीक है, ये अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है कि अगर राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से पारित हो गया तो उसके बाद लोकसभा से भी इस पर सहमति मिल जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि जो उपराष्ट्रपति हैं वह अपने पद से हट जाएंगे, उसी दिन से अपने पद को त्याग देते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती है और लोकसभा का सहमति भी चाहिए होता है। लेकिन पूर्ण रूप से कहा जाए तो प्रस्ताव कहाँ पे पारित किया जाएगा? राज्यसभा में पारित किया जाएगा। महाभियोग के बारे में अगर आपको जानना हो कि राष्ट्रपति में महाभियोग किस तरीके से चलता है तो मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि एक बार क्लास कर लीजिए राष्ट्रपति वाली, और थंबनेल पर आपको आराम से लिखा हुआ मिल जाएगा राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो उसको आप देखिए, उस पर क्लिक कीजिए और पूरा पढ़िए, समझिए कि महाभियोग कैसे चलता है राष्ट्रपति पर।
लेकिन यहाँ पर महाभियोग का कंसेप्ट उपराष्ट्रपति के लिए नहीं है। यहाँ पर राज्यसभा में एक संकल्प पारित किया जाता है जो पूर्ण बहुमत से पारित हो जाना चाहिए, और यह संकल्प लाने से पहले 14 दिन पूर्व का नोटिस किसको दिया जाना चाहिए? ये 14 दिन पूर्व का नोटिस उपराष्ट्रपति को पहुंच जाना चाहिए। तो लोकसभा की सहमति भी आवश्यक है। तो ये इसकी पदाविधि है, और एक तरीके से इसे पद से इस प्रकार से हटाया भी जा सकता है। तो हम इस चीज को देखते हैं। तो इसी के साथ ही अगर देखें कि जो राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की जो योग्यताएं होती हैं वो क्या होती हैं, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा फटाक से, जल्दी जल्दी, है ना। इस को आज ही खत्म कर देंगे। उपराष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है 2-3 क्लास में नहीं लेंगे, इसको हम आज ही जो है खत्म कर देंगे। तो देखिए कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आई हो। इन सब से जो रिलेटेड जो फैक्चुअल डिटेल्स हैं वो तो मैं दे ही रहा हूँ, और उसके साथ साथ जो अदर्स हो सकती हैं उनको भी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर एक कंसेप्ट से क्वेश्चन बना हुआ है और अलग अलग एग्जाम्स में बना हुआ है। तो योग्यताएं, अगर हम योग्यता की बात करें, उपराष्ट्रपति की योग्यता की बात करें, कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है, तो जैसे सबसे बड़ी बात तो यही होती है, हर किसी में कॉमन मिलेगी, भारत का नागरिक। तो रटने की जरूरत नहीं है, भारत का नागरिक। तो मैंने आप लोगों को जब नागरिकता को पढ़ाया था, नागरिकता वाला कंसेप्ट भाग 2 को अच्छे से समझाया था, तब मैंने क्या बताया था कि हमारा जो नागरिकता है उसमें जो राजनीतिक अधिकार है वो किसके पास होंगे? नागरिक के पास होंगे। तो उपराष्ट्रपति क्या है? एक राजनीतिक पद है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उपराष्ट्रपति भी बनना है तो आपको नागरिक होना पड़ेगा, तो वही आपका राजनीतिक अधिकार है। इसी तरीके से राष्ट्रपति बनना है तो आपको भारत का नागरिक होना भी जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, तो कंसेप्ट क्लियर है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो और क्या पाते हैं कि ये राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और जो राष्ट्रपति है वो किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसके अलावा लाभ के पद पर ना हो, ये लाभ के पद पर ना हो। क्लियर है? ये मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया, ये भी उसमें राष्ट्रपति को कंसेप्ट को समझाते हुए बताया था। लाभ का पद अगर हम संसद के विषय में देखें तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? जिन्होंने कल के क्वेश्चन आंसर्स की क्लास की है तो वो बता सकते हैं, उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये किस में है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए किस में है ये? 109 में, ठीक है, इसको बताया गया। इसके बाद अगर देखें तो जो लाभ का पद है, लाभ का पद, इसमें कौन लोग लाभ के पद में शामिल नहीं होते हैं, यानी जिनको लाभ का पद नहीं माना जाता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद जो है लाभ का पद नहीं माना जा सकता है, यानी कि इन पदों पर रहकर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। राज्य का राज्यपाल, किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा वो भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो राज्य संघ का या राज्य का मंत्री है वो भी लाभ का पद नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये योग्यता होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को क्या बनने के लिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए। इसके साथ ही अगर हम नामांकन की बात करें, किसकी बात करें? नामांकन की बात करें। नामांकन मतलब जो नॉमिनेशन कराने जाएंगे तो उसमें क्या कंसेप्ट दिया गया है? तो नॉमिनेशन के लिए हमने राष्ट्रपति के मामले में क्या देखा था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए और 15,000 रुपए की जमानत राशि आरबीआई में जमा करनी होती है। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर क्या होगा? 20 अनुमोदक की बात की गई। किसने? 20 अनुमोदक है, 50 नहीं है। और यहाँ पर भी 20 प्रस्तावक होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। और जमानत राशि वही 15,000 ही रखी गई है जो आरबीआई में आएगी। लेकिन पहले कितनी थी? 2,500 थी। तो अब यहाँ पे मैंने वहाँ पर भी बताया था आप लोगों को कि 1997 में, कब? 1997 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव संशोधन अधिनियम 1952 किया गया था। उसमें 1952 में संशोधन किया गया था। 1957 में 1952 के अधिनियम में 1997 में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था और 15,000 रुपए किए गए थे। और राष्ट्रपति के मामले में 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक किए गए थे। तो ये चीज मैंने आप लोगों को पीछे राष्ट्रपति के मामले में बताया है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ये हमने देख लिया कि जो योग्यता होती है उपराष्ट्रपति की क्या होती है। अब देख लेते हैं कि जो उपराष्ट्रपति का शपथ है वो किस में बताया गया है।
देखिए सारे फैक्ट्स नॉर्मल हैं और इनसे नॉर्मल क्वेश्चंस बनते हैं। आप अगर रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो आपको बहुत ही आसान हो गया होगा पॉलिटी, अब आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही होगी बिल्कुल भी। लेकिन अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं पहले यही कहूँगा कि सारी क्लासेस पीछे से देखिए, या फिर रेगुलर यहाँ से ही बने रहिए, लेकिन रेगुलर बने रहिए, कंटिन्यू बने रहिए, तभी चीज़ें आपको पता चलेगी। तो उपराष्ट्रपति का शपथ की बात कर लेते हैं कि जो भाई शपथ लेगा, ओथ लेगा, वो जो लेगा वो क्या लेगा, ये किस में बताया गया है। जो इसका शपथ है, उपराष्ट्रपति का शपथ है, ये बताया गया है आपका अनुच्छेद 69 में, आर्टिकल 69 में इस चीज को समझाया गया है और बताया गया है। ठीक है, किसमें शपथ किसमें बताया गया, अनुच्छेद 69 में बताया गया है, आर्टिकल 69 में शपथ को समझाया गया है कि उपराष्ट्रपति का शपथ क्या होगा। इसी तरीके से बता दीजिए कि राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में दिया गया, जल्दी से कमेंट में कर दीजिए, आंसर डाल दीजिए। तो शपथ क्या होती है भाई, है ना, जो शपथ है वो क्या होगी कि संविधान के प्रति श्रद्धा, पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा से काम करना, है ना, कि क्या होगा शपथ कि संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा से काम करना, रखना, संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखना, ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, संविधान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्लियर है। इसके अलावा क्या दिया गया है, इसके अलावा दूसरी बात बोली गई है कि पद और कर्तव्यों का निर्वहन श्रद्धापूर्व करेगा, यानी कि अपने पद एवं कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण श्रद्धा से करेगा, पूर्ण श्रद्धा से करना। ठीक है, तो ये शपथ है, ये शपथ एक तरीके से पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, इसलिए लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर देखें तो ये शपथ दिलवाता कौन है, ये शपथ दिलवाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन दिलवाता है, भारत का राष्ट्रपति। अगर भारत का राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त, अगर वो नहीं दिलवा पाता है किसी वजह से, तो नियुक्त कोई व्यक्ति जो है वो शपथ दिलवाएगा उपराष्ट्रपति की। तो सीधा सा कंसेप्ट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह शपथ दिलवाता है, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस शपथ दिलवाता है। लेकिन यहाँ पर उपराष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति स्वयं शपथ दिलवाते हैं। अगर वह किसी वजह से नहीं दिलवा पा रहे हैं तो उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति जो है शपथ दिलवाएगा। और शपथ को किसमें बताया गया, अनुच्छेद 69 में बताया गया, आर्टिकल 69 में बताया गया कौन कौन से शपथ वो लेते हैं, इस चीज को बड़े ही अच्छे से समझा दिया गया है। इसके अलावा जो शर्तें इसमें कुछ बताई गई हैं, अगर हम शर्तों की बात कर लें कि पद पर रहने के लिए जो शर्तें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति को लेकर शर्तें बताई गई हैं कि पद पर रहने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, तो उसी तरीके से इसमें एक शर्त क्या बताई गई है, इसमें एक शर्त जो आपके लिए बताया गया है, एक तो ये बताया गया है कि जो संसद है या राज्य विधायिका है, तो संसद या राज्य विधायिका के संबंध में इस चीज को समझाया गया है। एक शर्त क्या रखी गई है कि जो संसद है या जो राज्य विधायिका है, इसमें यह बताया गया है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा वह इनका सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद के ना तो लोकसभा का सदस्य हो, ना ही राज्यसभा का सदस्य हो। राज्य विधायिका यानी किसी भी राज्य के विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, ना ही अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो वहां पर सदस्य नहीं होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से दे दीजिए, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य में या किस राज्य ने जो है विधान परिषद की स्थापना करने की घोषणा की है। तो जिन्होंने करंट अफेयर्स देखा है वो इसका आंसर दे देंगे। चलिए, तो संसद राज्य विधायिका को की बात की गई है कि उसमें जो सदस्य हैं वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इनके सदस्य नहीं होना चाहिए जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के रूप में है। अगर वह उपराष्ट्रपति चुन लिया गया है, वो इनका सदस्य है, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने इनकी सदस्यता छोड़ दी है, इनकी जगह की सदस्यता छोड़ दी है। और इसके साथ ही दूसरा बात जो बोला गया है वो यही है कि लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये दो चीजें बताई गई हैं मेनली कि ये शर्तें होनी चाहिए, ये होंगी, और अगर ये नहीं फुलफिल करता है तो वह राष्ट्रपति नहीं होंगे।
वो एक तरीके से अवैध माना जाएगा। इसके साथ ही अगर हम लोग देख लें कि जो पद की रिक्तता होती है, यानी कि पद जो खाली हो जाता है, वो किन किन कारणों से पद खाली हो सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति, किन किन कारणों से राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, उसी प्रकार से हम इसमें भी देखते हैं कि जो पद की रिक्तता है, पद की रिक्तता, ठीक है। देखिए सारे चीज़ें कंसेप्चुअल चल रही हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, चीज़ों को बस समझते हुए चलिए, पढ़ते हुए चलिए। राष्ट्रपति को देखा हुआ है तो ये भी आराम से हो जाएगा, समय व्यर्थ नहीं करेंगे ज़्यादा, बस चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर अप करेंगे। तो पद की रिक्तता, कैसे पद खाली हो सकता है? कार्यकाल पूरा हो गया भैया, क्या हो गया? कार्यकाल पूरा हो गया। कार्यकाल कितना है? 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, पद से हट गया। इसके बाद अगर देखा जाए त्याग पत्र दे दे तो पद खाली हो जाएगा, ठीक है। किसको त्याग पत्र देगा? राष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है, तो पद खाली हो गया। मृत्यु हो गई, मृत्यु से पद खाली हो गया। मृत्यु से अभी तक केवल एक ही व्यक्ति या एक ही उपराष्ट्रपति जो है भारत में समाप्त हुए हैं, या कहा जाए कि उनका पद खाली हुआ है, उनका नाम है कृष्णकांत। कृष्णकांत 1997 में उपराष्ट्रपति के पद पर तैनात हुए थे, बने थे, पद ग्रहण किया था उन्होंने। तो कृष्णकांत एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका पद जो है मृत्यु के कारण खाली हुआ है, मृत्यु से उनका पद खाली हुआ है। हमारे देश में 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं, पिछली क्लासेस में मैं बता चुका हूं, जिनका पद मृत्यु की वजह से खाली हुआ है। कौन कौन है? कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए आंसर जल्दी से, ठीक है, फटाक से। चलिए, इसके बाद मृत्यु के कारण खाली हो गया, या फिर अगर देखा जाए कि निर्वाचन को किसी तरीके से अवैध बताया गया, अवैध निर्वाचन, ठीक है, अवैध निर्वाचन की बात की गई है। अब अवैध निर्वाचन कौन बताएगा? ये बताएगा कौन? अगर वाद विवाद होता है चुनाव को लेकर, यहीं पे कंसेप्ट क्लियर कर लें तो वाद विवाद, अगर वाद विवाद होता है किसको लेकर? निर्वाचन को लेकर, चुनाव को लेकर, तो कहाँ जाएगा मामला? इसका मामला भी जाएगा उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति का कहाँ जाता है? उच्चतम न्यायालय में जाता है। तो उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, जो फैसला दिया है, उस फैसले के बाद क्या हो कि वह अपने पद से हट गए, निर्वाचित हो गए, या फिर अयोग्य घोषित कर दिए गए। तो उच्चतम न्यायालय ने कह दिया कि भाई तुम अयोग्य घोषित हो, तो इस वजह से क्या हो गया? निर्वाचन अवैध हो गया, तो वो पद खाली हो जाएगा। या किसी भी तरीके से जो निर्वाचन का वाद विवाद है वो कहाँ पे सुलझाया जाएगा, उसकी जांच, उसका निर्णय जो लिया जाएगा वो कहाँ किया जाएगा? वो उच्चतम न्यायालय में किया जाएगा। और उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया गया जो निर्णय होगा वो कैसा होगा? वह अंतिम निर्णय होगा। कैसा निर्णय होगा? वह अंतिम निर्णय होगा। तो ये चीज हम लोग देखते हैं। और इसके साथ ही अगर हम देखें कि जो भी काम किसके द्वारा, ये अवैध रूप से निर्वाचित हो गया है, क्लियर है, लेकिन मामला अभी उच्चतम न्यायालय में है, उस दौरान उन्होंने शपथ वगैरह भी ले ली है, पद पर बैठे हुए भी हैं, उन्होंने कोई कार्य कर दिया है, तो वह कार्य अवैध नहीं माना जाएगा, अवैध कार्य नहीं माना जाएगा। यानी कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए कोई काम किया, कोई भी कार्य कर दिया है, ठीक है, तो वह उनको जब अवैध घोषित कर दिया जाएगा, अवैध निर्वाचित कर दिया जाएगा और पद से हटा दिया जाएगा, तो उन्होंने जो भी काम किए हैं वो अवैध नहीं माना जाएगा। यानी कि उनके काम को खारिज नहीं किया जाएगा, जो भी उन्होंने काम किए हैं वो उसी तरीके से वैध रहेंगे। तो मामला कहाँ देखा जाता है? ये देखा जाता है उच्चतम न्यायालय में। यह चुनाव से संबंधित जो विवाद है वो उच्चतम न्यायालय में हमें देखने को मिलता है। और ये उच्चतम न्यायालय में विवाद जाता है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये आपका अनुच्छेद 71 में इस चीज को अच्छे से कंसेप्चुअली डिस्क्राइब किया गया है कि मामला कहाँ जाएगा? ये मामला जाएगा उच्चतम न्यायालय में। इसी तरीके से अगर उपराष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उस पर अगर हम नजर डालें, या कहा जाए कि उसके जो कार्य हैं उस पर हम नजर डालें, तो हम क्या पाते हैं कि जो उपराष्ट्रपति की शक्तियां हैं या कार्य हैं वो दोहरे होते हैं, यानी कि दोहरे कार्य होते हैं, दोहरे शक्तियां होती हैं उसके पास। एक तो शक्ति जो होती है या कार्य जो होते हैं वो 2 रूपों में देखने को हमें मिलता है। कैसे कैसे? शक्तियां एवं कार्य। जो शक्तियां एवं कार्यों की अगर हम बात करें तो जो शक्तियां हैं या कार्य हैं वो दोहरे होते हैं, डबल होते हैं, दोहरा कार्य होता है इसका। कैसा होता है? दोहरा कार्य होता है, डबल काम होता है। कैसे डबल काम होता है? एक तो राज्यसभा
के सभापति के रूप में। मुख्य रूप से तो ये सभापति ही बना रहता है अपने पूर्ण कार्यकाल के दौरान। मुख्य रूप से सब राज्यसभा का सभापति ही बना रहता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको देखा जाता है जो शक्तियां एवं कार्य होते हैं। इसके साथ ही इसको जो बताया गया कि ये पदेन सभापति होगा कौन, उपराष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, यह बताया गया अनुच्छेद 64 में। किसमें बताया गया, अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा वह कौन होगा, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और इसके साथ ही इस चीज को हम क्या देखते हैं, इस चीज को हम इस तरह से भी समझते हैं कि इसकी जो शक्तियां होती हैं, है ना, शक्तियां एक सभापति के रूप में, और जो कार्य होते हैं वह लोकसभा अध्यक्ष के समान होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जैसे लोकसभा अध्यक्ष के काम और शक्तियां होंगी एक सभा में, लोकसभा में, उसी तरीके से राज्यसभा के जो सभापति होंगे, सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति जब काम करेंगे और इसी के रूप में ही काम करते हैं, वेतन भत्ते भी जो है वो यही वाले लेते हैं। तो यहाँ पर मुख्य रूप से हम देखते हैं कि शक्तियां और कार्य बिल्कुल सेम लोकसभा के अध्यक्ष की तरह ही होगा। और ये वाला जो कंसेप्ट है सभापति वाला, ये हम देखते हैं कि अमेरिका में भी इसी तरीके का कंसेप्ट देखने को मिलता है। अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, अभी उपराष्ट्रपति कौन है अमेरिका के, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के कौन है। ठीक है, तो वहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं वो वहाँ के सीनेट के अध्यक्ष होते हैं, है ना, जैसे सभापति होते हैं वो वहाँ के सीनेट के सभापति होते हैं। सीनेट क्या है, वहाँ का उच्च सदन है, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा उच्च सदन है, तो उसी तरीके से हमारे यहाँ भी होता है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है इनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हम देखते हैं कि दूसरा काम हमें देखने को मिलता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में हम यहाँ पर ये चीज देख पाते हैं कि ये अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, यदि क्या हो कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया हो, है ना, राष्ट्रपति का पद क्या हो गया हो, खाली हो गया हो, राष्ट्रपति उस पर नहीं है, विराजमान नहीं है, यानी कि मृत्यु की वजह से खाली हो गया हो, त्यागपत्र की वजह से खाली हो गया, या अभी जो मैंने चीजें बताई कि इन कारणों से खाली हो गया, पद खाली हो गया राष्ट्रपति का, तो अब 6 महीने के भीतर भीतर राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा और नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। तो ये अधिकतम 6 महीने के लिए ही क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे लोगों को बड़ा कंफ्यूजन होता है कि एक लाइन ये भी आती है कि अगर जो राष्ट्रपति हैं वो किसी वजह से बीमार पड़ गए हैं, कार्य करने में अभी थोड़े असमर्थ हैं, तब जब तक वह पुनः लौट कर नहीं आ जाते हैं अपने टर्म में, 5 साल के कार्यकाल में, मान लिया कि 1 महीने तक वह छुट्टी पर रहे किसी वजह से, है ना, या वो बीमार पड़ गए, तो अब 1 महीने तक कौन काम करेगा, उपराष्ट्रपति काम करेगा राष्ट्रपति के रूप में। यानी कि कह सकते हैं कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं आ जाते हैं तब तक उपराष्ट्रपति कार्य कर सकते हैं। लेकिन 6 माह की स्थिति कब होगी, जब पद त्याग दिया गया, पद खाली हो गया है, तो 6 माह तक ही वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो कि राष्ट्रपति किसी वजह से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, कोई असमर्थता आ जाती है, कोई मजबूरी आ जाती है, तो जब तक वह पुनः वापस लौट कर नहीं आते हैं तब तक जो है उपराष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखते हैं। लेकिन ये वाला जो कंसेप्ट है ये अमेरिका में नहीं देखने को मिलता है। अमेरिका में क्या होता है कि अमेरिका में जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो हमेशा इस बारे में सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से राष्ट्रपति का पद एक खाली हो जाए। ये चुटकुला एक तरीके से कहा जा सकता है, मजाकिया अंदाज है। तो ऐसा होता नहीं है कि उपराष्ट्रपति ये कामना करे कि उसका जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, देश का जो अध्यक्ष है, वो खत्म हो जाए या पद से हट जाए या उसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन एक अंदाज में अगर इस चीज़ को समझा जाए तो एक कामना की जाती है कि उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका का, वो हमेशा इस तरीके की कामना करता होगा कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो चला जाए, हट जाए, और यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए या फिर त्याग पत्र दे दे, ताकि वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सके। और वहां पर एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है। वहां अमेरिका में क्या होगा कि जो भी, मान लिया कि जो वहां पर कोई भी राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, कोई ए नाम के व्यक्ति के प्रेसिडेंट है, उन्होंने 2 वर्ष कार्य किया। कितना किया? 2 वर्ष कार्य किया, बचा उनका 4 वर्ष का कार्यकाल होता है मेनली वहां पे। तो 2 वर्ष उन्होंने काम किया, लेकिन 2 वर्ष बाद क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब अमेरिका में कौन होगा, जो उपराष्ट्रपति होगा, बी नाम के जो उपराष्ट्रपति थे,
वह अब 2 वर्ष के लिए, अगले 2 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के रूप में ही काम करेंगे। वहां पे चुनाव नहीं होगा, राष्ट्रपति का बीच में ही चुनाव नहीं होगा, जो उपराष्ट्रपति होंगे वही काम करेंगे। तो यहां अगर हम बोलें कि हमने अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद लिया है, तो यहां हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही वैसा ही हमने उठा के नहीं डाल दिया है, हमने कुछ चेंज किया है। हमने 6 महीने का रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति ही होगा। जब तक राष्ट्रपति एक तरीके से चुन नहीं लिया जाता, तो 6 महीने के भीतर चुन लिया जाएगा और उनको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, एक्टिंग राष्ट्रपति बना दिया जाएगा। जैसे राष्ट्रपति बनेंगे तो जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो हट जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति हट जाएंगे, जो कि कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अब इस दौरान अगर हम इनके वेतन भत्तों की बात करें उपराष्ट्रपति के, तो उपराष्ट्रपति को जो वेतन भत्ते होते हैं, जब वो सभापति होते हैं, तो सभापति के अनुसार जो भी वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्तों का जिक्र हालांकि संविधान में नहीं किया गया है ना, संविधान में इनके वेतन भत्तों यानी परिलब्धि और जो भी इनको वेतन भत्ते सुविधाएं मिलेंगी उनका जिक्र संविधान में नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो राज्यसभा के सभापति हैं, सभापति के रूप में अगर काम करते हैं, तो उनको इस आधार पर जैसे जितना लोकसभा को के अध्यक्ष को प्राप्त होता है वही चीजें अब इनको यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन जब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको राष्ट्रपति के समान ही जो राष्ट्रपति वाली वेतन भत्ते हैं जो संसद ने निर्धारित किए थे इनसे पूर्व, जो इनसे पहले जो राष्ट्रपति रहे उनके लिए, तो वही वेतन और भत्ते इनको प्राप्त होंगे, वही सारी सुविधाएं इनको यहाँ पर प्राप्त होंगी। तो एक तरीके से ये अगर इस पद पर रहते हैं तो इनको ये वाला वेतन भत्ता मिलेगा, अगर इनको ये पद पर रहते हैं तो इनको ये वाला वेतन भत्ता मिलेगा। तो इनके बारे में जो है संविधान में जिक्र नहीं किया गया, इनके वेतन भत्तों या पेंशन्स के बारे में जिक्र नहीं किया गया है। ये जो है एक तरीके से निर्धारित किया जाता है किसके द्वारा, संसद के द्वारा अपनी तरफ से निर्धारित वो लोग करते हैं। तो यहाँ तक हम देखते हैं कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसका कंसेप्ट एक तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, और अभी तक मैं समझता हूँ कि पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा उपराष्ट्रपति को लेकर। तो यही उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति वाला कंसेप्ट क्लियर है, तो इसको कंसेप्ट क्लियर होने में दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। और मैं मानता हूँ कि यहाँ तक का जो भी आपका टर्म है उसमें से कोई भी टर्म ऐसा नहीं छूटा होगा जो आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि बड़े ही सरल शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है और इन सभी को लेकर जो है क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने कुछ अच्छा सीखा हो, जाना हो और ज्ञान आपका नॉलेज बढ़ा हो अलग अलग तरीके से, थम्स अप दे दीजिएगा और इसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, लाइक कर दीजिए वीडियो को, और इसके साथ ही जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए, पूरा पढ़ने के लिए भैया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।